चलो देखो, तीन शक्तियां हो गई, कार्यपालिका हो गई, विधायी होगी और वित्तीय शक्ति। चौथी शक्ति कौन सी थी? न्यायिक शक्ति। न्यायिक शक्ति। अब देखो, न्यायिक शक्ति में न्यायपालिका से संबंधित जो भी काम है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण है क्षमादान। कौन सी शक्ति? क्षमादान की शक्ति। कौन से आर्टिकल में? 72 में। क्या राष्ट्रपति स्वविवेक आधार पर क्षमादान दे सकता है? स्वविवेक के आधार पर। स्वविवेक आते ही आपको राष्ट्रपति के लिए मना ही करनी है। राष्ट्रपति जो भी काम करेगा मंत्री परिषद के परामर्श में। क्षमादान राष्ट्रपति 3 प्रकार के लोगों को दे सकता है। एक तो केंद्र में कोई भी विवाद हो, भाई ऐसा कोई जो सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय सुना है, तो कौन देगा? राष्ट्रपति। मृत्युदंड माफ करने की शक्ति केवल किसके पास? राष्ट्रपति के पास। और एक सैन्य मामले, ये 2 शक्ति ऐसी हैं देखो, एक तो मृत्युदंड और एक सैन्य मामले। इनमें शक्ति केवल किसको प्राप्त है? राष्ट्रपति को। अन्य क्षमादान शक्ति राज्यपाल को भी प्राप्त होती है, लेकिन सेना के द्वारा दिए हुए किसी भी सजा में और मृत्युदंड की शक्ति को राज्यपाल कभी भी माफ नहीं कर सकता। कौन करेगा? राष्ट्रपति। क्षमादान शक्ति में फिर यहाँ शब्द प्रयोग करते हैं, कौन कौन सी है? परिहार है, लघुकरण है, प्रविलंबन है और एक है विराम। और एक अपन साधारण भाषा में क्या बोलते हैं? मृत्युदंड माफ करना। इनका अर्थ क्या है? साधारण भाषा में आपने सुना होगा कि राष्ट्रपति सजा प्राप्त अपराधी की सजा कम कर सकता है, प्रारूप बदल सकता है, रोक लगा सकता है, देरी कर सकता है और मृत्युदंड माफ कर सकता है। परिहार का मतलब होता है सजा क्या करना? कम करना। यदि राष्ट्रपति किसी भी अपराधी की सजा कम कर रहा है तो क्या किया उसने? पर ये संवैधानिक शब्द हैं। क्षमादान शक्ति में अपने कम करना ये नहीं किया। किन शब्दों का प्रयोग किया? कि राष्ट्रपति परिहार, लघुकरण, प्रविलंबन, विराम और मृत्युदंड माफ कर सकता है। लघुकरण में होता है प्रारूप चेंज करना। प्रारूप कैसे चेंज होगा? कठोर को साधारण। भाई कारावास 2 प्रकार का होता है, एक तो कठोर और एक साधारण। कठोर में आपसे श्रम कराया जाएगा, साधारण में आपको दाल रोटी मुफ्त की मिलेगी आराम से बैठे बैठे। प्रविलंबन का, विलंबन का मतलब देरी करना, विराम का मतलब रोक लगा। ये विशेष परिस्थिति में होता है। देरी का मतलब होता है कि आज की बजाय 10 दिन बाद सजा प्रारंभ करना। विराम का मतलब रोक लगा दे कि जब तक वह उस परिस्थिति में उसको सजा नहीं, जैसे गर्भवती महिला की सजा पर रोक, तो राष्ट्रपति क्या लगा देगा? रोक लगा। यहां थोड़ा सा याद रखना, केवल एक लाइन आए कि राष्ट्रपति ने किसी अपराधी की सजा को 10 वर्ष से 5 वर्ष किया, तो किस शक्ति का प्रयोग किया? भैया तो ऑप्शन में क्या आएगा? क्षमादान। क्षमादान का अगर वो और डेप्थ में जाए तो शब्द क्या आएगा? दूसरा क्वेश्चन सुनना, राष्ट्रपति ने 10 वर्ष के कठोर कारावास को 5 वर्ष के साधारण कारावास में चेंज किया। क्वेश्चन सुनो, राष्ट्रपति ने 10 वर्ष के कठोर कारावास को 5 वर्ष के साधारण कारावास में चेंज किया, तो भी क्या आएगा? लघु का। तो इसमें केवल सजा कम हो रही है, यहाँ प्रारूप भी चेंज हो सकता है और सजा भी। प्रारूप चेंज होते हुए सजा कम होगी, लेकिन अगर वो 10 वर्ष के कारावास को, कठोर कारावास को 5 वर्ष के कठोर कारावास में ही कर रहा है तो परिहार, क्योंकि वहां हमने प्रारूप चेंज नहीं किया। लेकिन सजा का प्रारूप चेंज हो रहा है, अब सजा कम हो चाहे नहीं हो, हमेशा क्या आएगा? लघु का। क्लियर? कौन से आर्टिकल में? 72। इसके अलावा सबसे इसकी महत्वपूर्ण आती है अनुच्छेद 143। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से क्या ले सकता है? परामर्श। तो ये राष्ट्रपति की शक्ति है कि राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने की शक्ति प्राप्त है। लेकिन यह कंडीशन दे रखी है, ना तो सर्वोच्च न्यायालय परामर्श देने के लिए बाध्य है और ना ही राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य है। ये तो हो गई जन सामान्य के मुद्दों को लेकर चर्चा। जन सामान्य ने जनता से संबंधित, जैसे बाबरी मस्जिद जब गिराई गई थी
तो जनता का मुद्दा था, भाई जनता आंदोलन करेगी, दंगे करेगी, तो राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि हमको क्या करना चाहिए, तो सर्वोच्च न्यायालय ने परामर्श देने से मना कर दिया कि भाई जनता का मामला है, आप देखो आप किस प्रकार से उनको हैंडल कर सकते हो। लेकिन विधि से संबंधित यदि कोई मामला है, कानून से संबंधित या संविधान से संबंधित यदि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले रहा है, तो सर्वोच्च न्यायालय परामर्श देने के लिए क्या होगा, लेकिन राष्ट्रपति किसी भी परिस्थिति में परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो यहां से क्वेश्चन पूछा हुआ है कि राष्ट्रपति की परामर्श वाली शक्ति से कौन सा कथन सही है या गलत है। तो यहाँ विषय से याद रखना, ना तो सर्वोच्च न्यायालय देने के लिए बाध्य है और ना ही राष्ट्रपति परामर्श मानने के लिए बाध्य है। विधि वाले मामले में सर्वोच्च न्यायालय तो बाध्य है, लेकिन राष्ट्रपति यहाँ पर भी बाध्य नहीं। जब भी सर्वोच्च न्यायालय परामर्श देगा तो हमेशा याद रखना संवैधानिक पीठ का गठन करेगा। किसका गठन करेगा, ये क्या होती है, अकेला नहीं देगा, एक पीठ बनाई जाएगी, एक बेंच बनाई जाएगी, और संवैधानिक पीठ में कम से कम कितने न्यायाधीश होंगे, 5। जो संवैधानिक पीठ का गठन होता है वो कम से कम कितने न्यायाधीशों से मिलकर होता है, 5। तो जब भी परामर्श दिया जाएगा संवैधानिक पीठ का गठन होगा, कम से कम कितने न्यायाधीश, 5। अब तक की सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ किस विवाद में बनी, प्रस्तावना में पढ़ा होगा, याद करो। अब तक की सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ केशवानंद भारती विवाद में बनी थी, 13 न्यायाधीशों की। कितने न्यायाधीश थे, 13 न्यायाधीश। तो इसमें फैसला जो जाता है वो पक्ष और विपक्ष पर निर्भर करता है। जैसे राम मंदिर वाले मुद्दे पर भी कितने लोगों ने फैसला सुनाया, 5। और उसमें 3-2 में आएगा तो फैसला लागू होगा, 2-3 से आएगा तो फैसला लागू नहीं होगा। तो सबसे बड़ी केशवानंद भारती पर कितने न्यायाधीशों की, 13। जब भी कोई महत्वपूर्ण मुद्दा होगा तो अकेला न्यायाधीश कभी भी फैसला नहीं सुनाएगा, हमेशा कौन सी पीठ आयोजित होगी, संविधान। ये दोनों कैसी शक्ति हैं इसकी, न्यायिक शक्ति। क्लियर, लिखो न्यायिक शक्ति। न्यायिक शक्ति, न्यायिक शक्ति में पहली लिखो क्षमादान शक्ति। न्यायिक शक्ति, इसमें फर्स्ट पॉइंट है क्षमादान शक्ति। लिखो राष्ट्रपति, कोष्टक में लिख लेना, आर्टिकल लिख लेना कौन सा, 72। अब न्यायिक शक्ति 72 में नहीं है, न्यायिक शक्ति तो हमने इन दोनों को मिला के बोला है। क्षमादान 72 में है और परामर्श वाली 143 में। न्यायिक शक्ति में फर्स्ट पॉइंट क्षमादान शक्ति, उसके कोष्टक में लिखना अनुच्छेद 72। अब इसमें डैश करके लिखो राष्ट्रपति संघ द्वारा सजा प्राप्त अपराधी की, संघ द्वारा सजा प्राप्त अपराधी की एवं सेना द्वारा प्रदान की गई सजा को, एवं सेना द्वारा प्रदान की गई सजा को परिहार कर सकता है। अब वैसे लिख लेना, सेना द्वारा प्राप्त सजा को, फिर नेक्स्ट लाइन में लिखना परिहार कर सकता है। क्या कर सकता है, परिहार। कोष्टक में लिख लेना सजा कम करना। परिहार में क्या आ जाएगा, सजा कम करना, परिहार कर सकता है। नेक्स्ट लाइन में लिखना लघुकरण कर सकता है। क्या करना, सजा का प्रारूप बदलना। क्लियर, इसमें ये लिखाने की जरूरत है कि प्रारूप बदल रहा है तो सजा भी कम हो चाहे मत हो, समझ जाओगे। तो प्रारूप शब्द आना चाहिए बस। एवं तीसरा लिखो प्रविलंबन, विलंबन आ जाएगा, प्रविलंबन, दोनों में से कोई सा भी शब्द आ जाएगा।
देरी करना, फिर लिखना विराम, क्या लगाना, रोक लगाना। विराम में क्या जाएगा, रोक लगाना। नेक्स्ट लाइन में लिखना एवं मृत्युदंड को माफ कर सकता है, एवं मृत्युदंड को माफ कर सकता है। मृत्युदंड को माफ है, तो तीनों आ गए। संघ वाला आ गया, संघ ने कोई सजा दी है, मृत्युदंड भी आ गया और सैन में, तो 3 प्रकार के लोगों की सजा माफ कर सकता है। नोट डाल के लिखो यहां पर, नोट डाल के फर्स्ट पॉइंट, राष्ट्रपति क्षमादान शक्ति का प्रयोग, राष्ट्रपति क्षमादान शक्ति का प्रयोग किसकी सिफारिश, मंत्री परिषद की सिफारिश पर करता है। क्षमादान शक्ति का प्रयोग मंत्री परिषद की सिफारिश पर करता है। दूसरा पॉइंट लिखो, लिखो राज्यपाल को भी क्षमादान शक्ति प्राप्त होती है, राज्यपाल को भी क्षमादान शक्ति प्राप्त होती है, लेकिन वह सेना द्वारा प्राप्त सजा, लेकिन वह सेना द्वारा प्राप्त सजा एवं, लेकिन वह सेना द्वारा प्राप्त सजा एवं मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता। सेना द्वारा प्राप्त सजा एवं मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता। क्लियर? तो राज्यपाल की भी पढ़ेंगे, वहां हम क्या पढ़ लेंगे, कम कर सकता है, प्रारूप बदल सकता है, देरी कर सकता है, रोक लगा सकता है, लेकिन मृत्युदंड और सैन्य मामलों को माफ नहीं कर सकता। क्लियर है? नहीं है क्लियर? बताओ। हाँ हाँ, ना विधायी में पहला कहाँ है क्षमादान? हाँ हाँ हाँ, ना, देखो मैंने शुरू में कहा इन शक्तियों को हमने इकट्ठा किया है कि इस प्रकार का काम वो क्या क्या कर रहा है। तो यहां से पता ये क्यों लिखा हमने, यहां से कई बार क्वेश्चन पूछेगा कि राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति, उसका कैसा कार्य है, विधायी कार्य। सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेना राष्ट्रपति का कैसा, विधायी नहीं है, न्यायिक है, इसलिए ये ऊपर हेडिंग डाली है। तो आपसे क्वेश्चन पूछे न्यायिक शक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन से, लेकिन इसके साथ साथ अगर उसने स्पेशल न्यायिक शक्ति पूछ लिया तो विशेष याद रखना, हमने जो ये दोनों चीजें पढ़ी थी, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त करना और हाई कोर्ट के न्यायाधीश नियुक्त करना, कार्यपालिका शक्ति में तो ही, क्योंकि कार्यपालिका शक्ति में सारी नियुक्ति है, लेकिन उससे भी अच्छा फिर क्या आएगा, न्यायिक शक्ति, क्योंकि न्यायपालिका से संबंधित जो भी काम कर रहे हैं उसको किस में रखेंगे, न्याय। अब ये व्यवहारिक क्वेश्चन है, संवैधानिक नहीं है, तो ये अपन को ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा हमको आंसर किस में देना है। जैसे वित्त आयोग का गठन कौन सी शक्ति, वित्तीय शक्ति, वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति विधायी शक्ति। एक ही क्वेश्चन है लेकिन अपनी लैंग्वेज चेंज होगी, ये चीज है। क्लियर? सेकंड पॉइंट लिखो, क्षमादान शक्ति में सेकंड पॉइंट, सॉरी इसमें न्यायिक शक्ति में सेकंड पॉइंट लिखो, राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने की शक्ति। राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने की शक्ति, डैश करके लिख लेना, अनुच्छेद कौन सा, 143।
लिखो इसमें, लिखो सर्वोच्च न्यायालय जन सामान्य, सर्वोच्च न्यायालय जन सामान्य ऑब्लिक लोक महत्व, जन सामान्य ऑब्लिक लोक महत्व यानी जनता के महत्व से संबंधित, लोक महत्व, लोक महत्व के मुद्दों पर, लोक महत्व के मुद्दों पर राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए बाध्य नहीं है, राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए बाध्य नहीं है, एवं राष्ट्रपति परामर्श मानने के लिए भी बाध्य नहीं है, एवं राष्ट्रपति परामर्श मानने के लिए भी बाध्य नहीं है। तो दोनों ही क्या नहीं है, बाध्य नहीं है। नेक्स्ट लाइन में लिखना, लेकिन विधि से संबंधित मामलों पर, लेकिन विधि से संबंधित मामलों पर, अब देखो विधि से संबंधित मामलों में बाध्य क्यों किया, क्योंकि विधि की व्याख्या कौन करेगा, सर्वोच्च। भाई संविधान की सुरक्षा, विधि की व्याख्या सारी शक्ति किसके पास है, तो सर्वोच्च न्यायालय को अपना परामर्श देना पड़ेगा। लेकिन विधि से संबंधित मामलों में सर्वोच्च न्यायालय, विधि से संबंधित मामलों में सर्वोच्च न्यायालय परामर्श देने के लिए बाध्य है, परामर्श देने के लिए बाध्य है, लेकिन राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो राष्ट्रपति किसी भी परिस्थिति में बाध्य नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य नहीं है। नोट डाल के लिखो, देखो परामर्श देने के लिए, परामर्श देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, परामर्श देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसका गठन, संवैधानिक पीठ, परामर्श देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संवैधानिक पीठ का गठन किया जाता है, संवैधानिक पीठ का गठन किया जाता है। अब देखो संवैधानिक पीठ में अधिकतम कितने ही हों, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन कम से कम कितने न्यायाधीश होंगे, 5। सेकंड पॉइंट लिख लो, नोट में फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेकंड लिख लो। देखो संवैधानिक पीठ के गठन में कम से कम 5 न्यायाधीश होना जरूरी है, संवैधानिक पीठ के गठन में कम से कम 5 न्यायाधीश होना जरूरी है। क्लियर? अगली कौन सी थी, सैन्य शक्ति लिखाई या राजनयिक लिखाई, राजनैतिक नहीं, राजनयिक, हाँ नैतिक मत कर देना, राजनयिक शक्ति, इसी को बोल सकते हैं हम कूटनीतिक शक्ति, इसी को हम क्या बोलते हैं, कूटनीतिक शक्ति। अब देखो राजनयिक शक्ति, आप क्या, राजनीतिक तो एक ये हो गया अपना क्या बोलते हैं, पॉलिटिक्स करना, राजनयिक का मतलब संबंध,
नैतिक का मतलब विचारधारा हो गई। आप राजनयिक का मतलब संबंध, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में जो अपन कोई व्यक्ति भेज रहे हैं बाहर, वो। भाई कूटनीति क्या होती है? चालाकी। आज आपको किसी से वार्तालाप करनी है, किसी से क्या करनी है? वार्तालाप। अब किस व्यक्ति को आप भेज रहे हो, वो आपकी कूटनीति को, आपके राजनयिक दूरदर्शिता को दर्शा रहा है। विदेश मंत्री को अपन ने किसी भी मामले में भेजा। अब जैसे आपको बताऊं, अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसे व्यक्ति थे जिनको कांग्रेस ने वार्ता करने के लिए भेजा था, बीजेपी का होते। क्यों? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप, जैसे आपने नाम सुना अजीत डोभाल, आपको अधिकतर मामलों में जहां पर दोनों के हितों का टकराव हो रहा है, देखो आप कहीं पर भी जाओ, अपने पंचायतें देखें कभी, ग्रामीण जो पंचायतें होती हैं उसमें आप देखना, हम कई बार ऐसे व्यक्ति को बुलाते हैं जिसका हमसे कोई संबंध नहीं है चाहे, लेकिन उसको सारा फैसला सुना के भाई तुम बोलोगे। क्योंकि कहते हैं ना, कोई कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो पंचायत का, गाँवों में बोलते हैं तोड़ना, कि इतनी बड़ी पंचायत बैठी, हजारों लोग इकट्ठे हैं और एक शब्द पे निर्भर हैं सारे, और 70% के हाथों में हथियार है। पंचायतों में जब लोग जाते हैं ना, तो पक्ष विपक्ष भाई दो तो ही, तो पक्ष विपक्ष दोनों तैयार रहते हैं कि कब पंगा हो और कब यहाँ पर मामला खराब हो। अब जो व्यक्ति बोल रहा है वो उसकी कूटनीति है कि वो दोनों पक्षों को किस आधार पर समझा के आएगा। तो यहाँ पर हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध जब स्थापित करते हो तो एक पद होता है राजदूत, इसी को हम क्या बोलते हैं? उच्चायुक्त। इसी को हम क्या बोलते हैं? उच्चायुक्त। इनकी जो नियुक्ति करेगा, कौन करेगा? राष्ट्रपति। इनको पद से भी कौन हटाएगा? राष्ट्र। विदेशी कोई आ रहा है उसको भी कौन स्वीकृति देगा? राष्ट्रपति। राजदूत और उच्चायुक्त में क्या अंतर है? राजदूत और उच्चायुक्त पद एक ही है, लेकिन जो राष्ट्रमंडल देश होते हैं उनमें क्या बोला जाता है? उच्चायुक्त। उनमें क्या बोला जाता है? उच्चायुक्त। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय जो भी संधि या समझौते होते हैं सब किसके नाम पर? राष्ट्रपति के नाम पर। कैसी शक्ति हो जाएगी? राजनयिक या कूटनीतिक शक्ति। एक हम चर्चा करते हैं, कौन सी शक्ति? सैन्य शक्ति। क्या? तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति। युद्ध प्रारंभ की भी घोषणा यही करेगा और समाप्त की भी घोषणा कौन करेगा? राष्ट्रपति। ये कैसी शक्ति हो जाएगी? सेना। लेकिन स्वविवेक आधार पर तो मतलब ही नहीं है। देखो हमेशा याद रखना, राष्ट्रपति में बार बार स्वविवेक शब्द का प्रयोग करता हूं। राष्ट्रपति के पास परिस्थितिजन्य स्वविवेक शक्ति तो है, परिस्थिति को देखते हुए, लेकिन संवैधानिक कोई भी स्वविवेक शक्ति। और परिस्थिति में भी कंडीशन क्या होती है कि यदि किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, भाई आज प्रधानमंत्री बनने के लिए लोकसभा में क्या चाहिए? 50% प्लस है। अब किसी दल के पास ये नहीं है, अब उसकी प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? अब राष्ट्रपति की अब स्वविवेक शक्ति आ गई, परिस्थिति के अनुसार आई है, संविधान नहीं कह रहा, परिस्थिति कह रही है किसी भी दल को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकते। लेकिन राष्ट्रपति किसी भी दल की बजाय, शंकर दयाल शर्मा के शासनकाल में परंपरा संचालित हुई थी कि वह सर्वाधिक सीट प्राप्त वाले दल को ही सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करेगा। प्रधानमंत्री की अचानक मृत्यु हो गई तो राष्ट्रपति की क्या काम आएगी? स्वविवेक शक्ति। लेकिन संविधान स्वविवेक शक्ति केवल राज्यपाल को ही प्रदान करता है, ना कि राष्ट्रपति का। हाँ, ना 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 ना, चुनाव की कंडीशन कब आती है? देखो नहीं, पूर्ण बहुमत हो चाहे गठबंधन, इससे फर्क नहीं पड़ा। भाई पीएम की मृत्यु हो गई, अब पीएम यदि पद स्वतंत्र होता, जैसे राष्ट्रपति निर्वाचित होके गया है, इलेक्शन कराना ही पड़ेगा। अब प्रधानमंत्री तो किस आधार पर बन रहा है? लोकसभा में मत नियुक्ति हुई है। अब यदि पीएम की मृत्यु हो गई और पीएम बीजेपी का है, अब बीजेपी बहुमत प्राप्त दल है, दूसरे व्यक्ति को चुन लेगा। किसी में, लोकसभा में से, अपनी पार्टी में से किसी भी व्यक्ति पर, हाँ यदि वह नहीं चुन पा रहा, बहुमत प्राप्त नहीं हो रहा, फिर चुनाव की तैयारी कराई जाएगी। क्योंकि ये पद अगर स्वतंत्र होता तो दिक्कत आ रही थी कि प्रधानमंत्री पद का यदि चुनाव करा रहे होते हम, तो फिर तो वापस से चुनाव, ये क्या है? अपॉइंट है, नियुक्त है, इस कारण से नहीं होगा। क्लियर?
लिखो तो इसमें राजनयिक ऑब्लिक कूटनीतिक शक्ति। फर्स्ट पॉइंट लिखो, लिखो राष्ट्रपति द्वारा, अच्छा हेडिंग नहीं डाली, हेडिंग डालो राजनयिक ऑब्लिक कूटनीतिक शक्ति। अब देखो दो शब्द चलते हैं, वैसे ज़्यादा ज्ञान हो जाएगा, एक राजनीतिक और एक राजनीतिक। एक तो नैतिक डबल मात्रा और एक नीतिक, क्या अंतर है? अपनी भाषा में तो एक ही है भाई, आप लोग लिखते हो राजनैतिक बोलो चाहे राज। नीतिक का मतलब नीतियां कैसी हैं। राजनैतिक पहले था, प्राचीन समय में राजनीतिक नहीं था, राजनीतिक था। क्यों? क्योंकि आपके मूल्यों के आधार पर आपकी वैल्यू होती थी, आप मानवता के आधार पर, उनके आधार पर हम शासन चलता है। जैसे राजा किसको अच्छा माना जाता था? जो मानव कल्याण करे, जनता की सेवा करे, तो नैतिक शब्द मूल्यों की बात कर रहा है। जबकि नीतिक में किस राजा की नीतियां अच्छी हैं, तो एक ही शब्द है लेकिन समय के अनुसार क्या हो गया, चेंज। जैसे राजनीति विज्ञान अब वो बोल रहे हैं, लेकिन राजनीति शास्त्र है। पहले क्या था? राजनीति शास्त्र, क्योंकि पहले बात करते हैं मूल्य और आदर्श की। पहले पॉलिटी में बात किसकी होती थी? मूल्यों की और आदर्शों की। लेकिन अब किसकी बात करें? वैज्ञानिकता की। अब किसकी बात करें? वैज्ञानिक। पॉलिटिकल SST वाले हैं ना आप में दो चार, हाँ पढ़ेंगे इन चीज़ों को। हाँ ऐसे सबसे खतरनाक सब्जेक्ट है, सबसे खतरनाक SST में पॉलिटिकल साइंस। क्या पढ़ेंगे? नहीं, सबसे खतरनाक क्या? ना 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 ना, जो फर्स्ट और सेकंड पेपर कॉमन टॉपिक है वो तो अपने कॉमन चल ही रहे। सेकंड पेपर में जो अपने सिद्धांत दे रखे हैं, परंपरागत, आधुनिक, शक्ति, राज्य, ये अलग पढ़ेंगे। अब वहाँ सबसे खतरनाक क्या है? परिभाषाएं। वहाँ राज्य पर ही कोई 50 परिभाषाएं, मतलब 50 तो लिखाऊंगा, हैं तो हजारों, अब उनको याद। और सबके एक जैसे शब्द हैं, किसी ने राज्य किसको कह दिया, किसी ने किसको कह दिया, किसी ने वो है क्या? ना 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 ना, वहाँ गारंटी नहीं है भाई, परिभाषाओं में कोई गारंटी नहीं। क्या? थ्योरेटिकल पोर्शन की टेंशन लो आपको। थ्योरेटिकल जो आता है ना बेसिक, वहाँ से तो आप कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। क्वेश्चन जो बाहर जाता है वो दो ही जगह से जाता है, फैक्चुअल क्वेश्चन। भाई फैक्ट्स पर आधारित मैं कितने लिखा लूँ, देखो कोई गारंटी नहीं है। जैसे एक पेपर में क्वेश्चन पूछा था कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति किस राज्य से थे। ठीक है, वो पहला है, किसी किसी को याद होगा, चलो अच्छी बात है। अब सारे कौन याद करेगा? फिर उसमें भी लफड़ा है, मूल निवासी और वर्तमान निवासी, भाई उसमें भी कई समस्याएं। तो बेसिक, अब जैसे आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, बेसिक आएगा फैक्ट्स पर कि भारत में अब तक सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री किस राज्य ने दिए। बेसिक क्वेश्चन है ये, यूपी। अब ये बेसिक है, पता हो सकता है। उसने क्वेश्चन पूछ लिया कि भारत को अब तक किस राज्य ने राष्ट्रपति नहीं दिया, ढूंढते रहो। तो वो चीज है, तो फैक्ट्स पर वो है, वैसे टेंशन मतलब। ये गारंटी ले रहा हूं, अपना नहीं आएगा तो राजस्थान में किसी का आएगा भी नहीं भाई, इस चीज का मैं तुमको विश्वास दिला सकता हूं। और ऐसा नहीं सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड, कोई सा एग्जाम दे लेना, जो आपको टॉपिक पढ़ा के जा रहा हूँ RAC भी दे लेना, क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और आपसे नहीं होगा, होगा भी नहीं, बस फिर टेंशन ही नहीं है, फिर लोड ही मत लो। नहीं नहीं, आकलन करके देख लेना। आप तो स्वतंत्र हो भाई, मार्केट में जाके स्वतंत्र, किसी की इच्छा नो, किताब नहीं और प्रिंटेड नोट्स नहीं। इस चीज़ में मैं ओपन चैलेंज दे सकता हूँ, क्लास में अगर कोई मेरे से ज़्यादा लिखा जाए पॉलिटी में, लिखाने की बात कर रहा हूँ, नोट्स तो कुछ भी दे दो, टाइप कराने में जोर थोड़ी पड़ता है, किताब की किताब टाइप हो जाती है, लिखा नहीं सकता। इनके अलावा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप जितने पढ़ सकते हो पढ़ो। ऑब्जेक्टिव तुम्हारी इच्छा, जिस राइटर की किताब, वैसे तो चलती नहीं है पॉलिटी में, मैटर ऑब्जेक्टिव का नहीं मिलता। ऑब्जेक्टिव का मिलता है UPSC और RS वाली किताब, फिर वो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है, क्योंकि वो आप लैंग्वेज पे आधारित होते हैं, वहाँ से आप फिर डर जाओगे कि ये क्या क्वेश्चन आ गया, ये तो मैं क्यों, प्रक्रिया पे आधारित होता है। तो इसलिए ऑब्जेक्टिव जो अपनी चलते हैं, टेस्ट सीरीज किसी की दे लेना, आपको लगेगा कि हाँ क्वेश्चन अपने हो रहे हैं। अब प्रैक्टिस अभी से लिखो। फर्स्ट पॉइंट, AC चलवाऊँ, गर्मी लग रही है? अच्छा अभी अभी चलो, बुलाता हूँ अभी, चलो। पहला पॉइंट लिखो, फर्स्ट पॉइंट लिखो, राष्ट्रपति द्वारा राजदूत एवं उच्चायुक्तों की नियुक्ति करना। राष्ट्रपति द्वारा राजदूत
ऑब्लिक करके लिखना, उच्चायुक्तों की नियुक्ति करना। उच्चायुक्तों की नियुक्ति करना। क्लियर? यही लिख लेना कोष्टक में। राजदूतों को राष्ट्रमंडल देशों में उच्चायुक्त कहा जाता है। राजदूतों को राष्ट्रमंडल देशों में क्या कहा जाता है? उच्चायुक्त कहा जाता है। राजदूतों को राष्ट्रमंडल देशों में उच्चायुक्त कहा जाता है। राष्ट्रमंडल की जगह हम कॉमनवेल्थ भी बोल सकते हैं। दिल्ली में हुआ था ना कॉमनवेल्थ गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल। क्लियर? दूसरा पॉइंट लिखो इसमें। देखो, अंतर्राष्ट्रीय संधि एवं समझौते, अंतर्राष्ट्रीय संधि एवं समझौते राष्ट्रपति के नाम पर ही अंतर्राष्ट्रीय संधि एवं समझौते राष्ट्रपति के नाम पर ही संचालित होते हैं। राष्ट्रपति के नाम पर ही संचालित होते हैं। क्लियर? छठी शक्ति लिखो, सैन्य शक्ति। सैन्य शक्ति। नेक्स्ट, सैन्य शक्ति क्या? सैन्य शक्ति में लिखो पहला पॉइंट, लिखो यह तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। यह तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। सेकंड पॉइंट लिखना, युद्ध प्रारंभ एवं समाप्त करने की घोषणा, युद्ध प्रारंभ एवं समाप्त करने की घोषणा किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। क्लियर है? अंतिम शक्ति सामान्यकालीन में कौन सी? वीटो पावर। हाँ, जहां से हमारे संबंध है। देखो, ये कोई पद थोड़ी है, ये तो हमारी राजनयिक कूटनीति है। जिन देशों में भारतीय लोग निवास कर रहे हैं उन लोगों की संभाल, अपने भारतीय हैं, अमेरिका में गए, अमेरिका में उनके साथ कोई प्रॉब्लम हो गई, किससे संपर्क करेंगे? अपने दूतावास में। जैसा आपने मूवी देखो एम्बेसी, जिसमें मूवी देखो बजरंगी भाईजान, लड़की को ढूंढने लिए कहाँ जाता है? सबसे पहले पाकिस्तानी एम्बेसी में कॉन्टेक्ट। जिन देशों से हमारे संबंध खराब होते हैं सबसे पहले वहां से राजदूत को भगाया जाता है, सबसे पहले। आप भी देखना, आज अपने खिलाफ अमेरिका कोई भी वक्तव्य जारी करे गलत, जो हमारे राष्ट्रीय हित को कहीं ना कहीं टकराव दे रहा है, तो अपने जो राजनीतिक लोग हैं या प्रशासनिक लोग हैं वो सबसे पहले अमेरिका की एम्बेसी के आगे प्रदर्शन करेंगे कि माफ़ी मंगवाओ। अमेरिका में जाके तो हम प्रदर्शन कर ही नहीं सकते, लेकिन उनके अधिकारी कहाँ बैठे हैं? दूतावास में। तो उन अधिकारियों क्या बोलते हैं? राजदूत उच्च। हर जहाँ पर भी अपने संबंध अच्छे। पाकिस्तान के साथ गड़बड़ हुई, सबसे पहले पाकिस्तानी दूतावास को खाली कराया जाता है यहाँ से कि भागो यहाँ से, उधर पाकिस्तान भेज देगा। देखना आप, जैसे अभी खालिस्तान वाला मुद्दा हुआ था, खालिस्तान वाला, अब इनके समर्थक सबसे ज़्यादा कहाँ पर? कनाडा में। कनाडा में भारतीय दूतावास के आगे इन्होंने आंदोलन किया कि हाँ, झंडा वंडा उतार लिया था वहाँ से भारत का, और वो चीज़ें क्यों? क्योंकि वो कहाँ संपर्क करेगा? भारत सरकार से। ये चीज़ होती है। तो आपकी जो भी दिक्कत आती है उसके लिए देखो, वीटो पावर को कहा जाता है निषेधाधिकार। क्या बोला जाता है? निषेधाधिकार। निषेधाधिकार शक्ति। निषेध का मतलब निषेध करना, मना करना। तो वीटो का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है? मना करना, यानी मैं मना करता हूं। अब राष्ट्रपति, समझ लो, पहले लिख लेना, लिखा था बहुत आराम से हूं मैं।
अब तो स्पीड बिल्कुल बहुत ज़्यादा कम है वैसे मेरे हिसाब से, तो आपके हिसाब से सही है। देखो वीटो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मना करना। हमने विधायी शक्ति में एक लाइन पढ़ी थी, राष्ट्रपति द्वारा विधेयकों पर अनुमति प्रदान करना। कौन से आर्टिकल में था? 111। विधेयक, इसको हम क्या बोलेंगे? बिल। संसद में प्रस्तुत किया जाने वाला विधायी प्रस्ताव, जो आप संसद में प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहे हो वो क्या कहला रहा है? विधेयक। संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा, उसको क्या करेंगे? पारित। फिर कहाँ जाएगा? राष्ट्रपति। और जैसे राष्ट्रपति हस्ताक्षर करेगा, विधेयक किस में परिवर्तित हो जाएगा? शब्द लाओ ढूंढ के, कानून तुम बोले। विधेयक पर जब राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देता है तो विधेयक परिवर्तित हो जाता है। कानून सही, लेकिन कानून आम बोलचाल की भाषा का शब्द है। अधिनियम क्या हो जाता है? अधिनियम, या हम कहते हैं एक्ट। क्या बन गया? अधिनियम। अब देखो यहां से भी नॉर्मल क्वेश्चन पूछे हुए आरपीएस ने कि कोई विधेयक अधिनियम का रूप कब धारण करेगा? जब राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर दे। अब जब संसद में कोई विधेयक प्रस्तुत किया जा रहा है तो वो विधेयक, हमने दो प्रकार की चर्चा की थी, एक तो कौन सा? सरकारी, और दूसरा गैर सरकारी, या जिसे हम बोल देंगे निजी विधेयक। सरकारी विधेयक कौन प्रस्तुत कर रहा है? मंत्री। और गैर सरकारी? सांसद। विधायक नहीं, कोई भी संसद का सदस्य। क्लियर है? क्योंकि यहीं से यहाँ पे चलेंगे हम, तो ये क्लियर है। अब देखो, राष्ट्रपति के पास जब विधेयक पहुंचता है तो राष्ट्रपति अनुमति प्रदान कर रहा है, खत्म। अब अनुमति प्रदान नहीं करता तो राष्ट्रपति के पास 3 वीटो पावर है। अनुमति प्रदान नहीं कर रहा तो वीटो पावर काम में आ रही है, प्रदान करते समय वीटो ही नहीं। 3 प्रकार की कौन कौन सी? एक तो होती है पूर्ण निलंबन, जिसे हम बोलते हैं आत्यांतिक वीटो। कौन सी वीटो? आत्यांतिक वीटो। एक होती है निलंबन, और एक आपने पढ़ी होगी पॉकेट वीटो। कौन सी वीटो? पॉकेट वीटो, ऐसे को बोलते हैं जेबी वीटो। जेब, गोजा, गाँव में बोलते हैं ना गोजा। हाँ, 3 प्रकार की नहीं बोलते गाँवों में। अब पॉकेट बोलने लगे, छोटे हो गए। पहले गोजा यहाँ तक होते थे भाई, प्राचीन समय में। अब तो देखो पैसा आ गया। आज से 15 साल पहले पिताजी से आप बात करके देखना, पैसा था क्या? नहीं था। वस्तुओं में आदान प्रदान होता था। और जो गांव है जहाँ पर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं है, वहाँ भी आज सब्जी वाला बाहर से आता है, और गेहूं के बदले और इसके बदले। पहले गन्ना बहुत खाते थे लोग, और गन्ना पैसे से नहीं मिलता था, अनाज से ही मिलता था। पहले घर वाले जब शर्ट सिलाते थे ना, यहाँ तक की सिलाते थे बड़े भाई के। क्या गाँवों में आज भी ऐसे? बड़े भाई की शर्ट जब सिलाई जाती थी घुटनों तक, क्यों? छोटी होगी तो छोटे के काम आएगी। क्यों? भारत महान देश है। फुल बाजू की फट गई तो आधी बाजू की बन जाएगी। और पहले वो और चलती थी पातियाँ, बीच बीच में। आजकल तो वो कहते हैं ना, वो लगा दिया, कोई स्टिकर लगा लिया। पहले लगती थी पाती, कि अगर शर्ट फट गई तो यहाँ लगा ली। छोटी छोटी लगती हैं। तो भारत है महान देश है, किसी वस्तु को खराब नहीं करता। शर्ट लग रही है कि बिल्कुल ही फट गई, अब तो काम नहीं चल रही, गाड़ी वाड़ी पहुँचना, पहुँचा तो बहुत लेट बनेगा। पहले गाड़ी वाड़ी पहुँचेंगे, गाड़ी में लग लिया, फट लिया, फिर पहुँचा। और जब लग रहा है पहुँचा भी खराब हो गया, फिर कहीं से पानी निकल रहा मोरी बोरी में से, उसमें लगा। और उसमें से निकलने के बाद वो जीवन में उस वस्तु को कोई काम में नहीं ले सकता। तो भारत के तो बहुत एक्स्ट्रा लोग हैं। और ऐसे क्यों? जुगाड़। भारत किस पे चलता है? जुगाड़ पे चलता है। नहीं, आप वास्तव में जाना, देखना, आप बाइक सही कराने जाना या कोई भी साधन, जैसे रिम खराब हो गई बाइक की, तो मिस्त्री के पास आप जाओगे ना, रिम चेंज करने की आपको वो नहीं देगा ज्ञान, वो कहेगा वेल्डिंग करा ले। तो भारत है जुगाड़ पर आधारित। मनमोहन सिंह ने कहा था कि भारत जुगाड़ पर चलता है, और अगर मैंने जुगाड़ दे दिया तो फिर मैं देश को कैसे चलाऊंगा। तो 3 प्रकार की शक्तियों का प्रयोग कब कर रहा है? जब राष्ट्रपति विधेयक पर अनुमति नहीं दे रहा। दे रहा है जब तो ठीक है। तीनों में क्या होता है? जब राष्ट्रपति विधेयक पर मना करे,
यानी राष्ट्रपति के पास विधेयक पहुंचा और राष्ट्रपति ने अनुमति प्रदान करने से क्या कर दी, मना कर दी। ये कौन सी शक्ति, पूर्ण निलंबन, पूर्णतः क्या कर दिया, मना कर। निलंबन में होता है जब राष्ट्रपति किसी विधेयक को एक बार पुनर्विचार हेतु लौटा दे, लेकिन यदि वापस आया तो हस्ताक्षर करने के लिए क्या होगा, इसमें ना तो हाँ किया ना ही ना, अपने पॉकेट में रख लिया। अब देखो, मैंने कहा विधेयक कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, सरकारी और गैर सरकारी, प्रस्तुत करने के आधार। अब हम 2 संविधान संशोधन पढ़ते हैं, 42वां संविधान संशोधन और 44वां। 42वां कहता है कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सिफारिश को मानने के लिए क्या है, जबकि 44वें ने कह दिया एक बार पुनर्विचार हेतु लौटा सकता। अब मेरा क्वेश्चन सुनो, जब 44वां संविधान संशोधन कह रहा है कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद के परामर्श को मानने से मना नहीं कर सकता, लेकिन वह उसे एक बार पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है, फिर राष्ट्रपति विधेयक पर मना कैसे कर रहा है? वे क्वेश्चन उठाए, आप कह रहे हो, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, क्या राष्ट्रपति मंत्री परिषद के परामर्श को मानने से मना कर सकता है? नहीं कर सकता, लेकिन एक बार लौटा सकता है। फिर राष्ट्रपति विधेयक पर मना कैसे कर रहा है? गैर सरकारी, इसलिए अंतर बताया था। भाई सरकारी कोई तो प्रस्तुत कर रहा है मंत्री, तो राष्ट्रपति पूर्ण निलंबन शक्ति का प्रयोग केवल गैर सरकारी विधेयकों पर ही कर सकता है। मंत्री के द्वारा प्रस्तुत विधेयक पर राष्ट्रपति पूर्ण निलंबन शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता। क्लियर है? तो इसने कहा एक बार, यहां यदि 44वां संविधान संशोधन नहीं हुआ होता तो इसका भी प्रयोग केवल गैर सरकारी पर होता, लेकिन अब तो सरकारी पर भी हो सकता है, क्योंकि एक बार लौटा रहा है, लेकिन वापस से क्या होगा, बाद में। इसका वह किसी पर भी कर सकता है, लेकिन मंत्री परिषद के परामर्श पर। स्वविवेक शक्ति है ही नहीं, इसमें आया ना। अब ये क्यों है? क्वेश्चन पूछा राष्ट्रपति विधेयक पर कितने समय में अनुमति देगा। राष्ट्रपति किसी विधेयक पर कितने समय में अनुमति देगा? 14 दिन, 60 दिन, 90 दिन, कोई नहीं। ये ऑप्शन बहुत अच्छा लगता है मुझे, कोई नहीं। इसको देने के बाद दिमाग की सारी नसें हिल जाती हैं। भाई ये ऑप्शन में होता है ना, तो बड़े आनंद आते हैं। कोई नहीं, 14 दिन, कोई नहीं। अब देखो यहां पर 14 दिन होता, देखो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, अगर 14 दिन होता तो यहां मैं क्या बताता कि वह 14 दिन में या तो हाँ करेगा या ना करेगा, लेकिन वह समय सीमा नहीं। हाँ, यहां पर इस शक्ति का प्रयोग कब माना जाता है? जब राष्ट्रपति को 10 दिन हो गए। ये नियम है हमारा कि जब हमने विधेयक भेजा और राष्ट्रपति ने 10 दिन में कोई शब्द का प्रयोग नहीं किया, अब वो समझ जाते हैं कि राष्ट्रपति किस शक्ति का प्रयोग कर चुका है, पॉकेट वीटो का। अब आपसे क्वेश्चन पूछा, एकमात्र राष्ट्रपति जिसने वीटो शक्ति का प्रयोग किया। एकमात्र राष्ट्रपति जिसने वीटो शक्ति का प्रयोग किया। मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूं उत्तर मैं दूंगा, मैं बताऊंगा कैसे दिया। एकमात्र राष्ट्रपति जिसने वीटो शक्ति का प्रयोग किया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्यों? वीटो का शाब्दिक अर्थ क्या बताया मैंने? मना करना किस में हो रहा है? तो पूर्ण निलंबन शक्ति का प्रयोग किया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, और एक विधेयक था पेप्सू विधेयक। 54 की बात है। कौन सा विधेयक है? पेप्सू विधेयक। तो केवल वीटो शब्द आएगा पूर्ण। अब वो आपसे स्पेशल क्वेश्चन पूछेगा, पॉकेट वीटो का प्रयोग किसने किया? फिर आएगा कौन? ज्ञानी जैल सिंह। कौन सा विधेयक? डाकघर संशोधन विधेयक 1986। पोस्ट ऑफिस डाकघर संशोधन विधेयक 1986। इसमें तो किसी को भी रखो। भाई देखो, साधारण गैर सरकारी पर तो उसके पास ऑप्शन बहुत अच्छा है, मना करना।
दिया ही नहीं ना, गैर सरकारी पर मना नहीं कर सकता ना भाई। सरकारी विधेयक मंत्री प्रस्तुत करो उस पर तो मना ही नहीं कर सकता ना। क्यों? क्या क्यों करेगा? हाँ भाई, इस शक्ति का प्रयोग ही उसने इसलिए बनाया है। भाई आज मैं आपको कोई आदेश दे रहा हूं और आपसे 3 चीज कह दी भाई, मानो या मत मानो या आप साइलेंट रहो। साइलेंट रहो, कोई मतलब नहीं है पढ़ाए कितनी समय तक पड़ा रहे। अगला राष्ट्रपति चाहे तो निरस्त कर सकता है, वापस भेज सकता है, पारित कर सकता है, कभी तक पड़ा रहे वो। भाई ये सारी चीजें राष्ट्रपति खुद थोड़ी कर रहा है, मंत्रिपरिषद को लगा विधेयक दबाव में बना तो दिया, लेकिन कानून नहीं बन जाए, राष्ट्रपति को थोड़ा सा इशारा कर देगा, बस रोक दिया। ये क्यों संभव हुआ? क्योंकि भारतीय संविधान में समय सीमा का प्रावधान नहीं है कि राष्ट्रपति कितने समय में कोई एक्शन लेगा, इस कारण से। बताओ कोई दिक्कत नहीं है ना? वीटो पावर से हेडिंग डालो तो, वीटो पावर ऑब्लिक निषेधाधिकार शक्ति, वीटो पावर ऑब्लिक निषेधाधिकार शक्ति। क्या निलंबन में बीबी गिरी ने भी किया है, नीलम संजीव कईयों ने किया है, इसलिए यहां कोई वो नहीं है, क्योंकि तो नॉर्मल सा आ गया ना वापस वाला। वीटो पावर ऑब्लिक निषेधाधिकार शक्ति। लिखो नेक्स्ट लाइन में, वीटो का शाब्दिक अर्थ होता है मना करना। वीटो का शाब्दिक अर्थ होता है मना करना, यानी मैं मना करता हूं, तो लिख लेना मना करना। नेक्स्ट लाइन में लिखो, लिखो वीटो शक्तियों का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में? 111 में है। वीटो शक्तियों का उल्लेख अनुच्छेद 111 में है। कौन से अनुच्छेद में है? 111। नेक्स्ट लाइन में लिखो, लिखो संसद से पारित होने के बाद, संसद से पारित होने के बाद जब विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है, संसद से पारित होने के बाद जब विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है, तो राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग करता है। तो राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग करता है। क्लियर? नेक्स्ट लाइन में लिखो, लिखो प्रस्तुत करने के आधार पर, प्रस्तुत करने के आधार पर विधेयक 2 प्रकार के होते हैं। प्रस्तुत करने के आधार पर विधेयक 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार। पहला लिखो सरकारी विधेयक। प्रस्तुत करने के आधार पर विधेयक 2 प्रकार के होते हैं। पहला लिखिए सरकारी विधेयक, डैश करके लिखना, किसके द्वारा? मंत्री द्वारा प्रस्तुत, मंत्री द्वारा प्रस्तुत। दूसरा लिखो गैर सरकारी, गैर सरकारी ऑब्लिक निजी विधेयक, गैर सरकारी ऑब्लिक निजी, प्राइवेट, निजी विधेयक। डैश करके लिख दो, किसके द्वारा? संसद सदस्य द्वारा प्रस्तुत, संसद सदस्य द्वारा प्रस्तुत। क्लियर? नेक्स्ट लाइन में लिखो,
देखो अनुच्छेद 111 में, अनुच्छेद 111 में राष्ट्रपति को, अनुच्छेद 111 में राष्ट्रपति को निम्न तीन प्रकार की वीटो शक्तियां प्राप्त हैं। अनुच्छेद 111 में राष्ट्रपति को निम्न तीन प्रकार की वीटो शक्तियां प्राप्त हैं। तो वीटो पावर कितने प्रकार की हो गई? 3 प्रकार की। पहला लिखो, कौन सी है? पूर्ण निलंबन ऑब्लिक आत्यांतिक वीटो। पूर्ण निलंबन ऑब्लिक आत्यांतिक वीटो। आत्यांतिक वीटो। क्लियर? डैश करके लिखो। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति, इसके अंतर्गत राष्ट्रपति विधेयक पर, इसके अंतर्गत राष्ट्रपति विधेयक पर अनुमति प्रदान करने से मना करता है। राष्ट्रपति विधेयक पर अनुमति प्रदान करने से मना करता है। क्लियर? किन विधेयकों पर होगा इसका प्रयोग? लिखो, इसका प्रयोग केवल गैर सरकारी विधेयक पर होता है। इसका प्रयोग केवल गैर सरकारी विधेयक पर होता है। किस पर होता है? गैर सरकारी विधेयक पर। नेक्स्ट लाइन में लिखो, इसका प्रयोग राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा, इसका प्रयोग राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा कौन से विधेयक पर? पेप्सू द्वारा, पेप्सू विधेयक। ये पंजाब राज्य वाला था, पंजाब, और ये था ना पटियाला, ये पहले पेप्सू के नाम से आया था। जैसे हम कहते हैं ना पहली बार आपातकाल का प्रयोग पंजाब में हुआ, वो भी किसके कारण हुआ? पेप्सू के कारण। पेप्सू विधेयक 1954 पर किया गया। 54। पेप्सू विधेयक 1954 पर किया गया। एक बार भाई, पहली बात तो गैर सरकारी विधेयक पारित ही नहीं होगा। जो गैर सरकारी विधेयक होगा वो पारित है, क्योंकि गैर सरकारी विधेयक यदि पारित हो रहा है तो समझ लो सत्ता पक्ष की नाकामी है। भाई बहुमत सत्ता पक्ष के पास है और कोई भी सदस्य अपना कानून पारित करा के ले जा रहा है, क्या वो संभावना है? सत्ता पक्ष अपने ऊपर लेगा ना भाई, दूसरे को भाई क्यों लूटने देगा? ये जीएसटी वही बीजेपी है जिसने विरोध किया और वही बीजेपी है जो ले आई। भाई जीएसटी की कांग्रेस की उत्पत्ति थी, बीजेपी वालों ने उस समय विरोध किया था, वही बीजेपी ले आई। तो हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे नाम से काम हो। दूसरा लिखो, निलंबन वीटो। सेकंड लिखिए निलंबन वीटो। निलंबन वीटो लिखो डैश करके। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति विधेयक को एक बार, इसके अंतर्गत राष्ट्रपति विधेयक को एक बार पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है। एक बार पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है, लेकिन वापस आने पर हस्ताक्षर करने के लिए क्या होगा?
बाध्य होगा, लेकिन वापस आने पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होगा। क्लियर? नोट डाल के लिखो फर्स्ट पॉइंट। नोट डाल के पहला पॉइंट लिखो, 42वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा राष्ट्रपति को राष्ट्रपति को मंत्री परिषद का परामर्श, राष्ट्रपति को मंत्री परिषद का परामर्श मानने के लिए क्या किया गया? बाध्य किया गया ना। कुछ था ही नहीं पहले। देखो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमको बाद में पता चल, जैसे आप तैयारी कर रहे हो, करते जा रहे हो, तो आपको हो सकता है 2 महीने बाद पता चले कि ये चीज चेंज करनी चाहिए मुझे, फिर बदल। क्योंकि कानून जब पता लगता है जब प्रैक्टिकल धरातल पर आता है कि अब इसमें क्या कमियां हैं, क्या चेंज होंगे, क्या इसमें हमसे गलती हुई है। क्लियर है? सेकंड पॉइंट लिखो, लेकिन, सेकंड पॉइंट लेकिन से चालू करो। लेकिन 44वें संविधान संशोधन, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा 78, 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद के परामर्श को, राष्ट्रपति मंत्री परिषद के परामर्श को एक बार पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है। मंत्री परिषद के परामर्श को एक बार पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है। अब देखो, यदि 44वां संविधान संशोधन नहीं हुआ होता तो निलंबन शक्ति का प्रयोग कैंसिल। तीसरा लिखो, आ रहा है। तीसरा लिखो, पॉकेट ऑब्लिक जेबी वीटो, पॉकेट ऑब्लिक जेबी वीटो। लिखो इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत राष्ट्रपति, इसके अंतर्गत ना तो राष्ट्रपति, क्या लिखा? इसके अंतर्गत राष्ट्रपति ना तो अनुमति प्रदान करता है, ना तो अनुमति प्रदान करता है एवं ना ही मना करता है, ना तो अनुमति प्रदान करता है एवं ना ही मना करता है। क्लियर? इसी में लिखना है। देखो, इसका प्रयोग एकमात्र राष्ट्रपति, इसका प्रयोग एकमात्र राष्ट्रपति, कौन? ज्ञानी जैल सिंह द्वारा, ज्ञानी जैल सिंह द्वारा। ये सबसे ज्यादा पढ़े लिखे राष्ट्रपति हैं अब तक के, 5वीं पास। ज्ञानी जैल, जैल नहीं लगाते बालों में, किस पर? डाकघर संशोधन विधेयक, ज्ञानी जैल सिंह द्वारा डाकघर संशोधन विधेयक 1986 पर किया गया। उन्नीस सौ छियासी 86 पर किया गया।
पंजाब और पटियाला मना कर दिया। हाँ हाँ हाँ, 54 54 54। एक लाइन और लिखो इसी में, पॉकेट वीटो में। नोट कहाँ बोला है मैंने अभी? जब से नोट में ही चल रहा है क्या? ना ना, एक लाइन लिखो डैश करके। अब धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग काम करने लगेगा बहुत ज्यादा, जरूरत से ज्यादा सब काम करने लग जाए क्या ना, खुद के जब विचार आने लग जाते हैं समझ लो मामला अब खराब है। जैसे वो भैया नहीं है, वो भैया आज आए नहीं, बैठते थे क्या क्या नाम है, दिगंबर है क्या है, जब आया नहीं। नॉलेज बहुत है पर संयम नहीं है, सोचता नहीं है। और पढ़ाई में देखो, क्वेश्चन पढ़ने के बाद 4 ऑप्शन अच्छे हैं, 4 जो उसने ऑप्शन दिए उसी से रिलेटेड दिए हैं, और वहां संयम रखना जरूरी कि वो चारों चिल्लाते हैं। हाँ चारों चिल्लाते हैं, देखना। जैसे आप ए की सोचते हो ना, आप जब ए को, जब आपका ए पर ध्यान नहीं होता, बी बार बार कहता है आजा आजा। ये वास्तविकता है। और जहां आप उसके बहकावे में आ गए, वहीं सुपड़ा साफ है अपना। इसलिए कहता हूं ऑप्शन कभी चेंज नहीं करना चाहिए। लिखो, यदि राष्ट्रपति विधेयक पर यदि राष्ट्रपति विधेयक पर 10 दिन तक यदि राष्ट्रपति विधेयक पर 10 दिन तक कोई प्रतिक्रिया ना दे तो पॉकेट वीटो का प्रयोग माना जाता है। 10 दिन तक कोई प्रतिक्रिया ना दे तो पॉकेट वीटो का प्रयोग माना जाता है। तो पॉकेट वीटो का प्रयोग माना जाता है। क्लियर ये सारी चीजें? अब देखिएगा क्या, ये तो फिर वही है ना, बस ये तो प्रक्रिया है हमारी कि भाई नहीं, वही बता रहा हूं। जैसे विधेयक पहुंचा, अब ऐसा तो नहीं अपन डेली इंतजार करेंगे आज कल भाई कुछ, तो इसमें एक समय सीमा निर्धारित कर दी संसद कि 10 दिन में आ गया, ठीक है। 10 दिन में नहीं माना तो समझ लो भाई पॉकेट वीटो पर गया। अब राष्ट्रपति कब एक्शन लेगा कुछ कह नहीं सकते वो है क्या। अब वापस भेज सकता है, अनुमति दे सकता है। उसका मूड नहीं बना, हो सकता है अगला राष्ट्रपति सोचे कि चलो मैं देख लेता हूं, बहुत दिन हो गए फाइल को, वो भी कर सकता है। देखो, धन विधेयक होता है, साधारण भी होता है, वित्त भी होता है, और संविधान संशोधन भी। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के, साधारण, धन, वित्त और संविधान संशोधन। राष्ट्रपति किन विधेयकों पर वीटो शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता? ऑप्शन देखो, नहीं कर सकता। हेलो, किन विधेयकों पर राष्ट्रपति वीटो शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता? एसीडी यानी साधारण, वित्त और संशोधन पर, एबीसी साधारण, धन और वित्त पर, एबी साधारण और धन पर, डी धन विधेयक और एक और बनाना पड़ेगा भाई ऑप्शन। कन्फ्यूजन तो अभी आएगा। बैंक में 5 ऑप्शन आते हैं, बैंक में, और ये साइंस वाले होते हैं यूसीसीआर कौन से है, वो 5 ऑप्शन आते हैं उसमें। अब बताओ है ना, तो अलग अलग ही फेल होंगे फिर सभी भाई। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, अगर दिमाग लगाओगे, फोकस क्वेश्चन ऐसे थोड़ी होता है, रटने वाले क्वेश्चन थोड़ी होते हैं। अब देखो,
धन विधेयक मैंने चर्चा की थी कि धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति पर, तो 101% वीटो का प्रयोग नहीं होगा। संविधान इन पर तो क्या बोला ये उसने, संयुक्त बैठक, क्या बोला ये, संयुक्त। संविधान संशोधन विधेयक पर मूल संविधान में तो था, लेकिन एक संशोधन किया गया था 24वां संविधान संशोधन 1971, और इसमें कहा गया कि राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक पर अनुमति प्रदान करने के लिए बाध्य होगा। अब अनुमति प्रदान करने के लिए बाध्य होगा, इसका मतलब वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता। नोट डाल के लिखो। लिखो राष्ट्रपति धन एवं संविधान संशोधन विधेयकों पर, राष्ट्रपति धन एवं संविधान संशोधन विधेयकों पर वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता। वीटो शक्तियों का, ये लिखना, वीटो शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता। क्योंकि वीटो शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता क्योंकि, फर्स्ट पॉइंट, लिखो, धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्वानुमति पर प्रस्तुत किया जाता है। क्योंकि, फर्स्ट पॉइंट, धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्वानुमति पर प्रस्तुत किया जाता है। पूर्वानुमति पर प्रस्तुत किया जाता है, तो पहली अनुमति दे दी उसने। सेकंड पॉइंट लिखो, कौन सा संशोधन, 24वां। लिखो 24वें संशोधन 1971, 71, 24वें संशोधन 1971 द्वारा राष्ट्रपति को संविधान संशोधन विधेयक पर, राष्ट्रपति को संविधान संशोधन विधेयक पर क्या किया गया, हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य किया गया। राष्ट्रपति को संविधान संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य किया गया। क्लियर? ये अपनी सामान्य कालीन शक्तियों की कहानी खत्म। सामान्य कालीन से कोई क्वेश्चन हो, कोई कंफ्यूजन हो तो बोलो, वैसे तो बचना नहीं चाहिए, नहीं है ना। चलो तो अब हेडिंग डालो, आपातकालीन शक्तियां। आपातकालीन शक्तियां, भाग 18, अनुच्छेद 352 से 360। भाग 18, 352 से 360। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। कौन कौन सी थी? एक तो राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 352। दूसरी कौन सी थी? संवैधानिक आपातकाल, इसी को हम क्या बोलते हैं? राष्ट्रपति शासन। कौन से अनुच्छेद में? 356। और तीसरी कौन सी थी? वित्तीय आपातकाल, अनुच्छेद 360। लिखो राष्ट्रपति को, जी हाँ, ये नहीं है, सामान्य कालीन शक्तियां कोई शक्तियां नहीं है। राष्ट्रपति आपातकाल के अलावा जो भी संविधान में काम कर रहे हैं, हमने क्या कह दिया उनको? उनको कलेक्ट किया है। जबकि तो विशेष उपबंध हो गया कि देश पे आप, इसलिए विशेष है।
देखो, राष्ट्रपति को निम्न 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियां प्राप्त हैं। राष्ट्रपति को निम्न 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियां प्राप्त हैं। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। सबसे पहला लिखो राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 352। दूसरा लिखो संवैधानिक आपातकाल ऑब्लिक राष्ट्रपति शासन। संवैधानिक आपातकाल ऑब्लिक राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356। और तीसरा कौन सा है? वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360, 360। अब समझ लेना, क्वेश्चन यहाँ से 101% आएगा। 352 में तो क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल, और 356 में संवैधानिक। दोनों में अंतर क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा, अब देखो शक्ति किसकी पढ़ रहे हैं हम? राष्ट्रपति। 352 का प्रयोग राष्ट्रपति द्वारा किन परिस्थितियों में किया जाएगा? कौन कौन सी परिस्थितियां हैं? एक तो युद्ध, एक आक्रमण, और एक सशस्त्र विद्रोह। युद्ध से मतलब गृह युद्ध। युद्ध का मतलब आंतरिक, गृह युद्ध। बाह्य आक्रमण हो गया, और सशस्त्र विद्रोह। आक्रमण का मतलब कोई दूसरा कर रहा है, बाहर से आया। गृह युद्ध से क्या मतलब है? नहीं, गृह युद्ध और सशस्त्र विद्रोह में क्या अंतर है फिर? क्या भाई? गृह युद्ध का मतलब है आपस में ही, लोगों का लोगों से। सशस्त्र विद्रोह का सत्ता के खिलाफ। विद्रोह का मतलब सत्ता के विरुद्ध, और युद्ध का मतलब आपसी। तो 352 का प्रयोग केवल कितनी परिस्थितियों में? 3। लेकिन मूल संविधान में ये शब्द नहीं था। यानी मूल संविधान में किस आधार पर? आंतरिक अशांति के आधार। किस आधार पर होता था? आंतरिक अशांति। इसके लिए एक संशोधन किया गया 44वां 1978। तो 2 क्वेश्चन हो गए कि मूल संविधान में 352 के प्रयोग की परिस्थितियां क्या थी? युद्ध, आक्रमण, आंतरिक अशांति। वर्तमान में क्या है? कौन सा संशोधन है? 44। 356 की बात करें, इसका प्रयोग होता है जब राज्य का संवैधानिक तंत्र क्या हो जाए? विफल हो जाए। यानी जब राज्य संविधान के अनुसार शासन संचालन में असक्षम हो जाए, वह संविधान के अनुसार शासन नहीं चला रही, तो किसका प्रयोग होगा? 356, यानी राष्ट्रपति शासन। इसे हम राज्य आपातकाल भी कह देते हैं, और इसे हम राष्ट्रपति शासन भी कह देते हैं। क्लियर दोनों? नहीं है कोई दिक्कत? नेक्स्ट, 352 का प्रयोग कहां होगा? देश में या देश के किसी भाग में? दोनों में हो सकता है। देश में भी आप कर सकते हो, और देश के किसी भाग में भी कर सकते हो। 356 का प्रयोग राज्य में, क्या राज्य के किसी भाग में हो सकता है? राज्य सरकार तो एक ही है, एक से अधिक राज्यों में। ऐसा नहीं एक राज्य में लगे, आप कितने स्टेट में लगा सकते हो। 77 और 80 में 9 स्टेट में लगाया गया था।
77 और 1980 में 9 राज्यों में एक साथ लगाया गया था। तो इसका प्रयोग होगा राज्य में, लेकिन आप एक से अधिक राज्यों में भी इसका प्रयोग कर सकते हो। क्लियर? केंद्र सरकार चला रही है। अब वहां हमने राष्ट्रपति शासन क्यों? क्योंकि वहां हमने सरकार का भी गठन नहीं किया। क्लियर है कंडीशन यहां तक? प्रयोग कौन करेगा? राष्ट्रपति। लेकिन राष्ट्रपति के पास स्वविवेक शक्ति तो है नहीं, तो 352 का प्रयोग राष्ट्रपति किसके परामर्श पर करता है? मंत्री मंडल। अकेला आर्टिकल है जहां आपको मंडल शब्द दिया हुआ है, अकेला। पूरे भारतीय संविधान में मंत्रिमंडल शब्द केवल कहाँ है? 352 है। तो विशेष याद रखना, इसका प्रयोग राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर। कैसी सिफारिश? मूल संविधान में इसकी सिफारिश थी मंत्री परिषद, सामान्य सिफारिश। इसके लिए भी संशोधन कौन सा हुआ? तो 2 चेंजेज हो गए 44वें के द्वारा। आंतरिक अशांति के स्थान पर मंत्री परिषद की सामान्य के आधार पर मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश। क्लियर? अब देखो ये संशोधन यहाँ क्यों किया? क्योंकि 75 में इमरजेंसी लगाई गई थी इंदिरा गांधी ने। किस आधार पर लगाई? आंतरिक अशांति। लेकिन उस समय देश में ऐसी कोई भी स्थितियां नहीं थी। इस कारण से सरकार को लगा सामान्य की जगह एक तो क्या करो? लिखित। क्यों? जिससे आपकी जवाबदेही बने। ये तो कैसी सिफारिश है? मना कर दें मंत्री, हमने तो नहीं कहा, प्रधानमंत्री ने अकेले ने बोला होगा। इसकी कोई परिभाषा नहीं है। आंतरिक अशांति शब्द को भी क्यों हटाए? इसको परिभाषित कर ही नहीं सकते। कोई भी जन आंदोलन आंतरिक अशांति में आप डाल सकते हो, इसलिए दोनों हटा दें। इसका प्रयोग कौन करेगा? राष्ट्रपति ही करेगा। भाई प्रयोग कौन करेगा? राष्ट्रपति ही करेगा। आपातकालीन शक्ति किसकी है? राष्ट्रपति की। किसकी सिफारिश पर करेगा? किसकी सिफारिश पर? राज्यपाल की सिफारिश पर करेगा तो राष्ट्रपति ही, लेकिन परामर्श कौन दे रहा है? राज्यपाल। क्लियर? नहीं आता कोई डाउट? इसने सिर्फ हाँ अंतर है ना अंतर है। मंत्री परिषद में तो सभी शामिल हो जाते हैं ना, और मंत्रिमंडल में केवल कौन होता है? कैबिनेट मंत्री। तो उप मंत्री राज्य मंत्री को नहीं, हम केवल कैबिनेट, क्योंकि मंत्रियों में जो प्रमुख है वो कैबिनेट मंत्री है, विभाग का तो अध्यक्ष ही अनुमति लें। ये अंतर है बस केवल, और कुछ नहीं है। क्लियर यहां तक? मंत्रिमंडल ने सिफारिश की, राष्ट्रपति ने इसका क्या कर दिया? प्रयोग कर दिया। अब लेकिन हमको अनुमति तो कहाँ की चाहिए? संसद की। बगैर संसद की स्वीकृति के इसको हम बहुत ज्यादा दिन नहीं लगा सकते। तो संसद से जो स्वीकृति ली जाएगी, जिसे कहते हैं अनुमोदन, कितने माह में? 1 माह में। कितने माह में? 1 माह में। कितने माह में? 2 माह में। अनुमति मिली आगे जाएगा, अनुमति नहीं मिली तो समाप्त। हाँ आ रहा है आगे ही आ रहा है। जो सामने रखा है उसकी चिंता नहीं है, जो आने वाला है उसकी चिंता है। सामने प्रेजेंट में जो चल रहा है वहां तक लोड लिया करो। हर टॉपिक के बाद आपको खूब मौका देता हूं मैं। शायद मेरे से ज्यादा क्वेश्चन पूछने के कोई कहता ही नहीं होगा। पहले मत गरम गरम मत खाओ। तो देखो संसद ने 1 माह में अनुमति दे दी। अब इसका पूछा जाएगा प्रभाव। कितने माह? 6 माह। 6 माह हो गए, समय अवधि बढ़ानी है, फिर संसद के पास जाओ, फिर अनुमति लो, फिर भी कितने माह के लिए लगेगा? 6 माह के। 6 माह से ज्यादा एक साथ नहीं लगाया जा सकता। फिर आता है आप 6 माह करके अधिकतम कितना लगा सकते हो? कितना ही लगाओ, कोई समय सीमा का प्रावधान नहीं। 6 माह करके कितना ही लगाओ, कितना ही है। हाँ वो चलो, वो तो वो है क्या? हाँ वो भी आएगा।
सब आएगा, टेंशन मत लो भाई। अलग अलग समय पे अलग अलग माल खाओ, एक साथ मिक्सचर हो जाएगा, टेस्ट नहीं आएगा उसका। प्रभाव हो गया 6 माह। ये भी एक बार में कितने माह प्रभाव रहेगा? 6 माह। इसमें अधिकतम समय अवधि दे दी कितने वर्ष? 3 वर्ष ना, सब संभव है। अब सुनो, हमने कहा 356 की अधिकतम समय अवधि, इसमें भी कंडीशन चलती है। 1 वर्ष तक तो केवल कौन, 1 वर्ष से 3 वर्ष तक ले जाने के लिए इसमें आना पड़ेगा निर्वाचन आयोग को बीच में। निर्वाचन आयोग को भी आना पड़ेगा सिफारिश के लिए। क्यों? हमने कहा संवैधानिक तंत्र विफल हो गया, यानी सरकार नहीं है। सामान्य स्थिति हुई, 1 वर्ष लगा दिया, 6 माह ही लगाया, क्योंकि 6 माह में अगली सरकार बना लेंगे हम। नहीं बना पाए फिर 6 माह और बना दिए भाई। अब निर्वाचन आयोग कहेगा भाई अभी भी राज्य की हालत चुनाव कराने के लिए सही नहीं है, इसलिए मैं चुनाव नहीं कर पाऊंगा, इसकी समय अवधि को बढ़ाया जाए। वो कितने वर्ष तक लेंगे? अब 3 वर्ष में भी स्थिति नहीं सुधरी तो अब आपको करना पड़ेगा संविधान संशोधन। अब क्या करना पड़ेगा? संविधान संशोधन। और संविधान संशोधन का भी प्रभाव केवल उसी स्टेट में रहेगा, सिर्फ उसी के लिए। जैसे राजस्थान में 3 वर्ष हो गए और यदि 4 वर्ष लगाना है तो जो संशोधन होगा उसका प्रभाव केवल कहां पर है? राजस्थान में। यदि पंजाब में 4 वर्ष लगाना है तो फिर वापस से क्या करना पड़ेगा? संशोधन। क्लियर? क्या? हाँ, इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन। किस आधार पर भाई? अपने अव्यवस्था हो गई, दंगे हो रहे हैं, हिंदू मुस्लिम दंगे हो रहे हैं लगातार है? ये तो बहुत कम है। घर में कलेश होता है ना, देखो लास्ट में तार अलग अलग ही करने पड़ते हैं भाई। वो स्थिति है। घर का बड़ा रूप ही क्या है? राज्य और देश। भाई पहले मतभेद होते हैं, मतभेद की सिवा फिर मनभेद होते हैं, फिर दुश्मनी पनपती है। वो थोड़ा लम कहने में, अब जैसे ऐसा कोई मुद्दा हो गया, स्थिति अपन को सही लग रही है पर पता है कि जनता को फ्री हैंड करते ही कहीं ना कहीं उग्र रूप ले सकती है, तो वो स्थिति होती है। और ये मुद्दे किसी मांग को लेके, जैसे पंजाब में खालिस्तान के मांग को लेके कितने साल समर्थन चलाओ आप? सरकार को तो डर लगेगा क्या? हाँ वो है। जैसे अभी मणिपुर वाला मुद्दा था, ये तो सेना भेज दी बहुत सही टाइम पे चल रहा नहीं। अगर सेना सही टाइम पे नहीं पहुंचती तो सोचो कितना उग्र आंदोलन होता। ये चीज है, ये चीज है। क्लियर? अब कहते हैं हम सरकार की समय अवधि की बात है। इसमें तो सरकार की समय अवधि से मतलब ही नहीं, क्योंकि सरकार ही गई है। तो भाई राष्ट्रपति शासन 356 के प्रयोग के समय सरकार की समय अवधि बढ़ी नहीं रही। सरकार की समय अवधि नहीं बढ़ रही क्योंकि सरकार है ही नहीं, तभी तो लगाया भाई। हाँ, यहां तो कोई कंडीशन ही नहीं है। यहां आते हैं हम, सरकार काम कर रही है, क्या लगा दिया हमने? राष्ट्र। भाई यहां तो सरकार की कोई कंडीशन ही नहीं। अब आप इसका एक बार में लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ा सकते हो, लोकसभा का भी बढ़ा सकते हो और विधानसभा। भाई जब देश में चुनाव नहीं हो रहे तो राष्ट्रीय आपातकाल पूरे देश में लगा रहा है, तो विधानसभा भी तो प्रभावित होगी। एक बार में 1 वर्ष आगे कितना ही बढ़ाओ। ये 6 वर्ष चलाए, 1-1 वर्ष करके कितने वर्ष बढ़ाओ, लेकिन एक बार में कितने वर्ष बढ़ेगा? 1 वर्ष। 5वीं लोकसभा का 2 वर्ष बढ़ाया था, 1 बार और 1 बार। सर ना 6 साल लेट हो जाता, पहले ही कर दी थी उसको। तो सबसे अधिक कार्यकाल वाली लोकसभा कौन सी? 5। तो आपातकाल के समय लोकसभा व विधानसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष बढ़ाया जा सकता है। इसे तब तक बढ़ाया जा सकता है जब तक आपातकाल का प्रभाव रहे, लेकिन बढ़ेगा एक बार में 1 वर्ष। अब बताओ आपका क्वेश्चन, दोनों से कोई भी भाई अपनी तरफ से, दोनों की कहानी खत्म। यहां तक नहीं है कोई समस्या? नहीं है ना? अब आता है इनका प्रभाव क्या है। प्रभाव क्या पड़ेगा भाई? राष्ट्रीय आपातकाल हमने लगाया 352, तो सबसे पहला प्रभाव पड़ता है मौलिक अधिकारों पर। मौलिक अधिकारों में आपने पढ़ा होगा
कि 352 के प्रयोग के समय कौन सा मौलिक अधिकार स्वतः निलंबित हो जाता है? 19। कौन सा मौलिक अधिकार? 19। 352 की ही बात कर रहे हैं, इनका तो मौलिक अधिकारों पर प्रभाव पड़ेगा ही नहीं। तो 352 के प्रयोग के समय अनुच्छेद 19 क्या हो जाएगा? स्वतः समाप्त नहीं, निलंबित, सस्पेंड हुआ है निष्क्रिय है। आपातकाल चलेगा जब तक उसका कोई प्रभाव नहीं है। कौन सा अनुच्छेद? केवल 19। दो मौलिक अधिकार ऐसे हैं 20 और 21 जिनका किसी भी परिस्थिति में निलंबन संभव नहीं। अनुच्छेद 19 को स्वतः तो निलंबित कर रहा है आर्टिकल 358 और 20 व 21 की सुरक्षा कर रहा है 359। उन्नीस में दे रखे हैं 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। 19 फर्स्ट पॉइंट कहता है कि नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। पहले 7 थी, अब कितनी है? 6। विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, संज्ञा संगठन बनाने की स्वतंत्रता, घूमने की स्वतंत्रता, स्थायी निवास करने की स्वतंत्रता और रोजगार प्राप्त करने की स्वतंत्रता। ये क्या हो जाएंगी? निष्प्रभावी। 6 हैं, पहले 7 थी। संपत्ति की स्वतंत्रता को अनुच्छेद 19 फर्स्ट 6 से हटा दिया। 20 में दे रखा है दोष सिद्धि निवारण एवं दोहरे दंड से मुक्ति। 20 कहता है कि जब तक आपके खिलाफ अपराध सिद्ध नहीं होगा आपको सजा नहीं दी जाएगी। एक अपराध के लिए एक ही बार सजा दी जाए, उसको हम समाप्त नहीं कर सकते। ऐसा थोड़ी आपने अपराध सिद्ध नहीं आपको सजा दे देंगे। 21 है ही अपना जीवन जीने की। किसमें? वो देखो विभागीय कार्रवाई अलग है भाई, विभागीय कार्रवाई और सजा दोनों अलग अलग है। विभागीय का न्यायपालिका को कोई लेना देना थोड़ी है भाई। आपके खिलाफ आपने कोई भी अपने पद का दुरुपयोग किया, वो विभागीय कार्रवाई आप कर रहे हो, वो विभागीय कार्रवाई अलग। विभागीय कार्रवाई में सजा थोड़ी दे देंगे वो। आपका या तो डिमोशन कर सकते हैं या आपको कहीं और भेज सकते हैं। अब लेकिन न्यायपालिका में फिर आता है कि एक आपने अपराध किया, 2 आपसे पद छीना, वो विभागीय कार्रवाई थी भाई। सजा आपको एक बार मिलेगी। ये जैसे अपने घर पे होता है ना, अपने से कोई गलती हुई, मम्मी ने पीट दिया, थोड़ी देर बाद डोकरा है वो भी पीट दे भाई, थोड़ी देर पिताजी आते हैं वो भी, वो गलत है, उनको समझाओ। एक अपराध के लिए, एक अपराध के लिए एक बार सजा। और इसका मतलब ये नहीं है कि आपने मर्डर किया और आपको 7 साल की सजा हो गई और बाहर आते फिर मर्डर करने लगे कि अब तो सजा काटिया है ना। वो पहले वाले इस मर्डर की 7 साल मिल गई, दूसरे की फिर मिलेगी भाई। ऐसा तो वो एक है, लेकिन उसमें फिर प्रकृति चेंज हो जाती है भाई। अपराध की सुनो, मैं तमंचा लेकर आऊं और एक तमंचा, बंदूक, रिवॉल्वर, और मैं एक आध को तमंचे पे डिस्को करा दूं, यहीं मारा मैंने, मर्डर किया। एक मैं कुल्हाड़ी लेकर आऊं, मर्डर है दोनों में, सजा दोनों की अलग हो गई। मानवता, इंसानियत, वो चीज होती है। काटने भाई, मारने में हो सकता है आपने स्वयं की सुरक्षा के लिए काटा, सेल्फ डिफेंस हो सकता है, लेकिन मैंने 100 टुकड़े किए, वो कैसे सेल्फ डिफेंस भाई? वो कैसा है? तो तड़प तड़प के मारना, वो चीज है। तो 20 और 21 में जीवन जीने की स्वतंत्रता, स्वतंत्र है। जैसे आप बोल रहे हो ना फालतू, ये इसी के कारण भाई। आप इतना भारत देश में इतनी बोलने की आजादी है, सब मौलिक अधिकार, ऐसे कैसे बोल जाओगे? 21 में प्राण व दैहिक जीवन जीने की वही बातें किया है। तो इनका किसी भी परिस्थिति में निलंबन नहीं हो सकता। लेकिन मूल संविधान में ये व्यवस्था नहीं थी, इनको सुरक्षा प्रदान की गई 44वें संविधान संशोधन 1978। यानी कि मूल संविधान में 20 व 21 नहीं, 359 कहता है, मूल संविधान का आर्टिकल कहता है कि आपातकाल के समय राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों के निलंबन की घोषणा कर सकता है। लेकिन जैसे 44वां संशोधन उस समय कहते हैं राष्ट्रपति घोषणा तो कर सकता है, लेकिन 20 व 21 का निलंबन नहीं कर सकते। तो मौलिक अधिकारों के निलंबन की शक्ति किसके पास आ गई? राष्ट्रपति। क्योंकि आपातकाल कौन लगा रहा है?
राष्ट्रपति। क्या? हाँ, पढ़े होंगे तो अपने मौलिक अधिकारों में, सब मौलिक अधिकार पढ़े होंगे ना। पूछ लो एक मौलिक अधिकारों से क्वेश्चन। अच्छा अच्छा, आप क्वेश्चन आता है जब नहीं पढ़ा वैसे पढ़ लिए, नॉर्मल से क्वेश्चन है तो नहीं, जिन्होंने नहीं तो व्यवहारिक नॉलेज भी तो वे मौलिक अधिकार जो विदेशियों को प्राप्त नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। चलो बोलो, लिख देता हूं मैं। 15, 20 यानी 20, 29, अच्छा 16 भी है और 30, 5, अच्छा 20 नहीं है, 5, 15, 16, 19, 29 और 30। ये केवल किसके पास होते हैं? भारतीय नागरिक, विदेशियों को प्राप्त नहीं होते। बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। सारणी बनाओ। लिखना कुछ नहीं है, बोलूंगा मैं तो मैं ऐसे टिप, तुमको एक लाइन खींचनी है, 2 कॉलम बनाने हैं बस, एक तरफ हेडिंग डाल लेना राष्ट्रीय आपातकाल, एक तरफ तो राष्ट्रीय आपातकाल, एक तरफ लिख लेना संवैधानिक आपातकाल। एक तरफ तो राष्ट्रीय आपातकाल, एक तरफ संवैधानिक आपातकाल। इसमें लिखना अनुच्छेद 352 और इसमें लिखना अनुच्छेद 356, 352 और 356। बना ली सारणी? अब लिखो फर्स्ट पॉइंट 352 में लिखो, इसका प्रयोग निम्न परिस्थितियों में होता है। इसका प्रयोग निम्न परिस्थितियों में होता है। लिखो युद्ध, शब्द कौन सा? युद्ध। कोष्टक लिख लेना समझने के लिए, गृह युद्ध। लेकिन गृह शब्द का प्रयोग संविधान में नहीं है, कौन सा है? केवल युद्ध। दूसरा लिखो बाह्य आक्रमण, युद्ध। दूसरा बाह्य आक्रमण। और तीसरा लिखो सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह। क्लियर? अब 356 में आ जाओ, फर्स्ट पॉइंट। 356 में पहला पॉइंट लिखो, इसका प्रयोग राज्य के, हाँ, इसका प्रयोग राज्य के संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर, राज्य के संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर किया जाता है। संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर किया जाता है। क्लियर? दोनों में एक एक पॉइंट नोट डालो 352 में। 352 में नोट डाल के लिखो। लिखो, हाँ, इधर लिखो नोट डाल के। 44वें संशोधन, 44वें संशोधन कब हुआ था? 1978। 44वें संशोधन 1978 द्वारा 78 आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर, 44वें संशोधन 1978 द्वारा आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर कौन सा जोड़ दिया? सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया।
आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया। क्लियर? इधर भी नोट डाल लो, नाराज हो जाएगा नहीं। इधर भी नोट डाल के लिखो। लिखो इसे 356 में, इसे राष्ट्रपति शासन, इसे राष्ट्रपति शासन एवं राज्य आपातकाल के नाम से भी जाना जाता है। राज्य आपातकाल, इसे राष्ट्रपति शासन एवं राज्य आपातकाल के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर? अब लिखो 352 में सेकंड पॉइंट। लिखना बराबर, सारणी बनवाने का एक ही मकसद होता है, कंपैरिजन। ऐसा नहीं कि यहाँ 3 लाइन भरी, यहाँ 2, अगला पॉइंट में 1 लाइन छोड़ देना, एक एक पेज मैं दे दूंगा। भाई जो लाइनें खराब होंगी उनकी भरपाई मैं कर दूंगा। दोनों पॉइंट आमने सामने होने चाहिए। सेकंड पॉइंट लिखो, इसका प्रयोग 352 में सेकंड पॉइंट, इसका प्रयोग संपूर्ण देश या किसी भाग में, संपूर्ण देश या किसी भाग में किया जा सकता है। संपूर्ण देश या किसी भाग में किया जा सकता है। 356 में लिखो सेकंड पॉइंट, इसका प्रयोग एक राज्य, इसका प्रयोग एक राज्य या अधिक राज्यों में किया जा सकता है। एक राज्य या अधिक राज्यों में किया जा सकता है। कितने राज्यों में करो एक साथ, कोई वो नहीं है। अब आ जाओ तीसरा पॉइंट 352 में। बोलो, इसका प्रयोग राष्ट्रपति द्वारा, इसका प्रयोग राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल की, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ और हर बार आप मिस्टेक करते हो यहाँ पर, क्योंकि मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल ऑप्शन में अंतर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो विशेष याद रखना, मंत्रिमंडल हम पढ़ी केवल कहाँ पर रहे हैं, इसके अलावा कहीं पर भी ये शब्द था ही नहीं। इसका प्रयोग राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर, केंद्रीय मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर किया जाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर किया जाता है। और लिखो 356 में, इसका प्रयोग किसके द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, इसका प्रयोग राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की अनुशंसा, राज्यपाल की अनुशंसा, अनुशंसा ऑब्लिक सिफारिश, राज्यपाल की अनुशंसा ऑब्लिक सिफारिश पर किया जाता है। राज्यपाल की अनुशंसा ऑब्लिक सिफारिश पर किया जाता है। क्लियर? आज के लिए बहुत, कल फिर मिलेंगे।